जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाने पर नोट हवा में उड़ाकर बचना चाहे तो जरूरी है कि खबरदार किया जाए। जब आपको पता भी न चले और आपके घर तक बीमारी पहुंचाई जाती रहे तो जरूरी है कि खबरदार किया जाए। जब मंत्री अधिकारियों की नाक के नीचे जनता की जान पर खतरे की फैक्ट्री चलती रहे तो जरूरी है कि खबरदार किया जाए। इस खबर तक हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले आपको खबरदार करेंगे भारत के मिशन हाफिज से, जहां आज साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान अब शांति से तभी रह पाएगा जब वो आतंकवादी हाफिज सईद को भारत को सौंप देगा। आज हम खबरदार करेंगे पाकिस्तान में मची उस बेचैनी से, जहां अब तक कश्मीर को लेकर साजिश रचने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को पानी की चिंता सताने लगी है। क्या मुनीर की सांस अब पानी पर अटकने लगी है? और आज सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन माटी दिखाकर भी आपको खबरदार करेंगे, जहां पता चलेगा कि देश के कई राज्यों में खेत को बंजर करने, किसानों को नुकसान पहुंचाने और शहरों में रहने वाली जनता को कैंसर जैसी बीमारी तक की चपेट में लाने वाली साजिश कौन रच रहा है। यकीन मानिए, जब आप इस खबर को आज देखेंगे तो समझेंगे कि आपको बीमार, बहुत बीमार करने का खिलवाड़ कहां से किया जा रहा है। लेकिन पहले बात उस हाफिज सईद की, जिसको लेकर भारत से आए एक के बाद एक बयानों ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ा दी है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी दी कि अगर आतंक ने दोबारा फन उठाया तो बिल से निकालकर उसे कुचला जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री ने इससे आगे जाकर साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया कि अगर पाकिस्तान खैरियत चाहता है तो फिर हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले कर दे। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। पाकिस्तान को पक्का यकीन है कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत का असल मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करना नहीं है, बल्कि उसका प्लान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा देना है। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सवाल है, क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंक के आकाओं के खामोश होने का समय आ चुका है? लेकिन अब पाकिस्तान से हाफिज सईद की मौत के दावों वाली खबरें आती हैं। उसके करीबियों के मारे जाने की तस्वीरें ये बताती हैं कि अगला नंबर हाफिज सईद का हो सकता है। पाकिस्तान भी जानता है किसी भी दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर के मारे जाने का डर सच साबित हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने इन दोनों को अंडरग्राउंड कर दिया। इन दोनों की मौजूदगी अब सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित रह गई, लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया कि वो आतंक के आकाओं को बिल से निकालकर मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। तो क्या हाफिज सईद को लेकर भारत में कोई बड़ा प्लान बन रहा है? हाफिज ही क्यों, मसूद अजहर को लेकर भी भारत की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, वो पाकिस्तान की नींद उड़ाती हैं। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे।
इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया, दो टूक बता दिया कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत हाफिज सईद को और मसूद अजहर को सौंप दो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ वार्म अप था, आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई भारत करेगा। सवाल है कि क्या ये बड़ी कार्रवाई हाफिज और मसूद को ही लेकर होगी? सवाल है क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान से शांति को लेकर एक लकीर खींच दी है, जिसके तहत दोनों आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा? राजनाथ सिंह की बात सुनकर यही लगता है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। भारत के इन्हीं तेवर से आतंक के आकाओं की अकड़ ढीली पड़ी है। वो जान बचाने में जुट गए। आतंक के जिन हेडक्वार्टर में वो बैठते थे वो खंडहर हो चुके हैं। जान चुके हैं वो लोग कि भारत की मिसाइल उनका खेल कभी भी तमाम कर सकती है। इसीलिए हाफिज सईद की हिम्मत नहीं हो रही कि वो किसी सार्वजनिक रैली में जाकर दिखाए। बड़ी मुश्किल से उसका बेटा पाकिस्तान के पंजाब में हुई एक रैली में दिखा। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान से लगे राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने का ऐलान किया है, उससे पाकिस्तान परेशान है। उसे लगता है कि भारत के निशाने पर हाफिज और मसूद जैसे मोस्ट वांटेड हो सकते हैं, जिनके गुनाह को हिंदुस्तान आज तक नहीं भूला है। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए। आतंक और पाकिस्तान से चुन चुन कर बदला लेना मोदी सरकार की नीति रही है। सवाल है कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपे जाने तक पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को खबरदार करते दिखे। दो टूक कहा कि आतंक का खेल अब उसे बहुत भारी पड़ेगा। नौसेना को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगली बार पाकिस्तान पर हमले की ओपनिंग नौसेना की तरफ से होगी। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले के 96 घंटे के बाद ही भारतीय नौसेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। उसकी तरफ से सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलें टॉर्पीडो से फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान के लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद खून का घूंट पीकर बैठे। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस फौज को उन्होंने अपना पेट काट कर पाला पोसा, वो घर में पिट गई, हिंदुस्तान की फौज के आगे झुक गई। पाकिस्तान की ये झुंझलाहट समझ में आती, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना भी कराची को तबाह करने में जुट जाती तो पाकिस्तान 4 दिन की बजाय चंद घंटे में घुटने टेक देता। इस तरह से ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहिए। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी, वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। 4 दिसंबर 1971 की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता है। इसी दिन भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के जंगी जहाज पीएनएस खैबर, एमवी वीनस चैलेंजर और पीएनएस शाहजहां को तबाह कर दिया था। भारतीय नौसेना के इस ऑपरेशन में पीएनएस मुहाफिज को समंदर में डुबोकर पाकिस्तानी नेवी के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। पाकिस्तान को ये सब याद है, इसीलिए वो भारतीय नौसेना से बहुत डरता है। साथियों, जिस तरह आप हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ट्रैक करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता,
यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था वह नहीं कर पाई। इसीलिए पाकिस्तान की सेना भारतीय नौसेना से कांपती है और उसके वार की ताकत को जानती है। पाकिस्तान इस बात को गांठ बांध कर रखे कि हमारी नेवी अगर एक ओर समुंदर की तरह शांत है तो दूसरी ओर वह समुंदर की तरह सुनामी लाने की भी क्षमता रखती है। यह है हमारी भारत की नेवी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नौसेना को अरब सागर में देखकर पाकिस्तान की नौसेना कांपती रही। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी हरकत कर पाए। इस बार भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान को पस्त करने का मौका मिला, लेकिन ये तय हो चुका है कि अगली बार कार्रवाई करने का पहला हक भारतीय नौसेना को मिलेगा। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। भारतीय नौसेना की ताकत को पाकिस्तान 1971 में देख चुका है। यह ऐसी पहली जंग थी जिसमें इंडियन नेवी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ये भारतीय नौसेना के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए भारतीय नौसेना के नाम से पाकिस्तान के पसीने छूटते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात किया है। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत में ही तैयार हुआ है। इसका 75% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। इस जंगी जहाज का जो मूल ढांचा तैयार हुआ उसमें 80% पार्ट्स ऐसे लगाए गए जो पूरी तरह भारत में निर्मित थे। इसके बाद इस जहाज को पूरी तरह तैयार करने में जो पार्ट्स लगे, जो इंजन और मशीनरी लगाई गई, उसका 50% हिस्सा भारत में बना था और स्वदेशी था। और इसमें जो हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया, यानी जो फाइटिंग कंपोनेंट्स लगाए गए, उनमें से 70% विदेशों में बने थे और 30% भारत में बने थे। आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर MiG-29K लड़ाकू विमान और 10 केमाओ का 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन हैं। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस हैं जिनसे पाकिस्तान डरता है। यहां नोट करने वाली एक बात यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए एक जमाने में भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, रूस पर निर्भर था। जब भारत ने इस कैरियर को बनाने का फैसला किया, उस समय रूस ने भारत को स्टील देने से मना किया था, जिससे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम 2 सालों तक अटका रहा। पर जब भारत को लगा कि रूस उसकी मदद नहीं करेगा, तब DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर बनने का प्रण लिया। विक्रांत का ध्येय वाक्य है जयेम सम युधि स्पृधम, जिसका मतलब होता है कि मैं उसको हराऊंगा जो मुझसे युद्ध करेगा। पुराने आईएनएस विक्रांत ने भारतीय सैन्य साहस का अतीत देखा। नया आईएनएस विक्रांत भारत के सैन्य भविष्य का सूत्रधार है। ऐसा कम ही होता है कि किसी युद्धपोत से लोगों का ऐसा रिश्ता बन जाए कि उसके खत्म होने के बाद एक नए युद्धपोत का निर्माण उसी नाम से कर दिया जाए। 1961 में पहली बार आईएनएस विक्रांत नाम का युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। 1997 में इसे अलविदा कह दिया गया, पर इस युद्धपोत से रिश्ता कुछ ऐसा जुड़ा कि नए युद्धपोत का नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा गया। आईएनएस विक्रांत जब निर्माण के अलग अलग चरण में था, तब से आज तक इससे जुड़ा रहा। आपको मैं 2016 की अपनी वो रिपोर्ट दिखाती हूं जिसे मैंने निर्माणाधीन आईएनएस विक्रांत से तैयार किया था। दुनिया में मुट्ठी भर ऐसे देश हैं जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने में सक्षम है, उसे डिजाइन करने में सक्षम है, और अब हिंदुस्तान उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। आईएनएस विक्रांत अपने आप में मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की लाजवाब मिसाल है आईएनएस विक्रांत।
भारत में बनकर भारत में तनकर शान से तैनात INS युद्धपोत के निर्माण के पहले चरण में जो स्टील इस्तेमाल होनी थी वो रूस से आनी थी, लेकिन डिलीवरी में कुछ दिक्कतें आ गई और फिर इत्तेफाक से शुरू हुआ गर्व का यह किस्सा। इसके अंदर जो हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, बाय द वे इसमें जो स्टील लगा है वो पूरा स्टील इंडिजिनस है, बिकॉज और आई वुड से इट वाज ए गुड थिंग विच हैपेंड कि हम लोग बनाना चाह रहे थे स्टील बाहर से लाकर, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो बाहर के सप्लायर थे उन्होंने एग्री नहीं किया, तो हमने अपना इंडिजिनस स्टील डेवलप किया। थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि अब सारे जहाज जो बनते हैं इंडिया में वॉरशिप्स वो उसी स्टील से बनते हैं। Right now we are standing in the periphery of the hangar deck. This is called an aircraft lift. This is the lift which is used to take out the aircraft from the hangar's parking area. INS विक्रांत के डिजाइनिंग का काम भारतीय नौसेना के डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने किया। INS विक्रांत एक विशालकाय जहाज है जहां पर एक लैंडिंग स्ट्रिप है तो 2 टेक ऑफ के लिए रनवे भी यहां पर मौजूद है। जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहीं इसी डेक एरिया से इस तरफ से 2 विमान टेक ऑफ कर सकते हैं। आपात स्थिति में यह हिंदुस्तान की शक्ति को कितना बढ़ाएगा वो समझिए। अब पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को तो एक तरीके से हमेशा से ही यह मालूम रहा है कि भारत के आगे उसकी एक नहीं चल सकती है, वो टिक ही नहीं सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसकी जिद ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। अब नौबत यह आ चुकी है कि जो पाकिस्तान कश्मीर को सबसे बड़ा मुद्दा बताता था वो आजकल सिर्फ पानी की बात कर रहा है। भारत की वाटर स्ट्राइक के आगे एटम बॉम्ब की धमकी दम तोड़ रही है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। सोचिए, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी के एयरपोर्ट पर पानी नहीं है। पानी नहीं है, ये खुलासा करने वाली हीना बयात हैं, जो पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्री हैं, जिन्होंने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी की भयंकर कमी पर एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान के लोगों के इस गुस्से की वजह वहां की सरकारों और विभागों में फैला भ्रष्टाचार है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि एटम बम वाले पाकिस्तान में पीने को पानी नहीं है। इशारों में पाकिस्तान के हुक्मरानों को डींगे हाँकने की बजाय जरूरत के काम पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अनुसार पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में 235 मिलियन गैलन पानी चोरी हो जाता है और 60% उपभोक्ता बिल नहीं चुकाते। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का हाल है। ऐसे में बाकी शहर की हालत का अंदाजा आप लगाइए, जहां पानी से जुड़ा बुनियादी ढांचा ही नहीं। पाकिस्तान का कराची शहर और सिंध प्रांत पहले से ही भयंकर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसीलिए सिंधु जल समझौते के निलंबन वाले मोदी सरकार के फैसले ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के लोगों को डरा दिया, लेकिन ये तो शुरुआत भर है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज कानपुर के दौरे पर थे। उन्होंने जन संबोधन में पाकिस्तान का अल्टीमेटम पाकिस्तान को तो दिया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने शुभम द्विवेदी के परिवार से भी भेंट की, जिनकी आतंकियों ने पहलगाम में हत्या कर दी थी। पीएम मोदी से मुलाकात में शुभम द्विवेदी के पिता, उनकी मां, उनकी पत्नी शामिल थे। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा कि पहलगाम के कायराना आतंकी हमले में जान गंवाने वाले हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी के परिजनों से आज मुलाकात हुई। उन्होंने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी पराक्रमी सेना का आभार जताया। उनका ये जज्बा देशवासियों को प्रेरित करने वाला है।
तो ये तस्वीरें अब हमारे सामने हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से हो रही है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं कानपुर, जहां से हमारे संवाददाता सिमर चावला इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिमर, बहुत दिनों तक राजनीति ये होती रही, बहुत दिनों तक एक तरह से बाकी राजनेता ये चुनौती देते रहे कि प्रधानमंत्री कानपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। आज मुलाकात हुई, मुझे लगता है कि एक बेहद भावुक पल था, लेकिन इसके साथ ही एक प्रधानमंत्री जब मुलाकात करते हैं परिवार से और उनको आश्वासन देते हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पल होता है। बिल्कुल श्वेता, जैसे आपने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है। एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर आकर शुभम द्विवेदी के परिवार से मिल के दिया। शायद इसीलिए जब हमने परिवार से बात करी तो उन्होंने कहा कि मानो किसी घर के बड़े ने सर पर हाथ रख दिया हो, वैसा ही हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। तो तकरीबन परिवार की उन संवेदनाओं, उन फीलिंग्स को समझना और उसके बाद जाके मुलाकात करना, ये अपने आप में बहुत ही अहम है और एक बड़ा मैसेज दिया है, क्योंकि ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री किसी भी सर्वाइवर से, पहलगाम टेरर अटैक में किसी भी परिवार से जाकर मिले हैं। आपको बता दें कि ये मीटिंग तब हुई है जब परिवार ने इच्छा जताई थी कि जब प्रधानमंत्री कानपुर आ रहे हैं, जब पिछली बार 24 मार्च को उन्हें कानपुर आना था, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा था। इसकी उन्होंने दरख्वास्त की थी, प्रधानमंत्री ने दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया। 15 मिनट का तकरीबन ये पूरी मुलाकात चली एयरपोर्ट में और मुलाकात करके परिवार वालों ने सीधा कहा कि हम सिर्फ मिलकर धन्यवाद करना चाहते थे कि जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने शौर्य का परिचय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आश्वासन दिलाया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है या फिर जो आतंकवादियों के खिलाफ ये कार्रवाई है, ये अभी बची हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। और जब तक आतंकवाद उन परिवारों को बहुत बल मिलता है देश के प्रधानमंत्री से इस बात को सुनकर। बहुत शुक्रिया सिमर चावला इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो बातचीत हुई, जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके बारे में सिमर बता रहे थे। और अब आज की वो खबर जिसे देखकर पूरा देश आज खबरदार होगा। आज बड़ा खुलासा कर रहा है। देश में नकली खाद से खेतों को बंजर, किसानों को गरीब और शहरी जनता को बीमार बनाया जा रहा है। राजस्थान में सभी तरह की नकली खाद बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ आज तक के कैमरे पर हुआ है। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग और उपभोक्ता विभाग के साथ मिलकर आज तक की टीम 13 नकली बड़ी फैक्ट्रियों तक पहुंची, जहां लाखों टन नकली खाद बनाई जाती मिली। नकली खाद मतलब मार्बल की धूल, मिट्टी, बालू को रंग कर बड़ी कंपनियों के नाम पर बेचा जाता मिला है। आज तक ने अपने इस बड़े खुलासे को नाम दिया है ऑपरेशन माटी। ये टूटता ताला आज देश के कई राज्यों को खबरदार करेगा। ये टूटता ताला आज आपको बताएगा कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये खुलता हुआ गेट आज आपको बताएगा सरकार और सिस्टम की नाक के नीचे कैसे खेतों को बंजर, किसानों को गरीब, शहरी जनता को बीमार बनाने का खेल हो रहा है। लेकिन कैसे? इसलिए पहले ये वीडियो देखिए। आप जो कुछ भी खेत से उगा हुआ खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, वो सब कुछ खेत से ही आता है। खेत जहां किसान अच्छी फसल उगाने के लिए फर्टिलाइजर यानी खाद डालता है। खाद कई तरह की होती है, जिसमें डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसे बुआई के समय या फसल के विकास के दौरान किसान खेतों में डालते हैं। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, जो दाल और सरसों जिससे तेल निकलता है उसके लिए ज्यादा खेतों में इस्तेमाल की जाती है। एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे फसल में पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए डाला जाता है। खासकर कई सब्जियों को उगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद से तैयार फल सब्जी फसल का मार्केट भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दावे के साथ कि इससे तैयार फल सब्जी अनाज खाकर आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आज ये खुलासा करने जा रहा है कि देश के कई राज्यों में नकली फर्टिलाइजर का बड़ा रैकेट चल रहा है। देश के कई राज्यों में खेतों को बंजर कर देने वाली खाद बेची जा रही है। मार्बल की धूल, बजरी, खतरनाक केमिकल, रंग मिलाकर नकली खाद का सैकड़ों करोड़ का खेल चल रहा है और देश की जनता को बीमार कर देने वाला अन्न खिलाने के लिए जहरीली खाद तक बेची जा रही है।
ये सच आज दिखाकर देश को खबरदार करने राजस्थान के किशनगढ़ संवाददाता शरद कुमार पहुंचते हैं, जहां एग्रो नाम से चलती इस फैक्ट्री में कुछ लोग भीतर यूं क्या मिला रहे हैं आप टीवी पर देखकर समझ नहीं पाएंगे। जहां चाकू से बोरी काटकर जो कुछ मिलाया जा रहा है, इसका सच सुनकर आपको लगेगा जैसे आपके पेट में कुछ खतरनाक मिलाया जा रहा है, आपकी थाली को जहरीला बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये सफेद रंग का जो आप ढेर देख रहे हैं, ये मार्बल डस्ट यानी राजस्थान में संगमरमर की धूल है, और ये जो पीला पीला दिख रहा है ये मिट्टी है, और यहाँ मार्बल का बुरादा मिट्टी मिलाकर नकली खाद बनाई जा रही है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मगर कैसे उगले जब इस तरह के धरती के दुश्मन इस धरती पर हैं। देखिए किस तरह से खाद बनाया जा रहा है। ये मिट्टी है, धूल। इस धूल को इस तरह से ये बुरादा है जो मार्बल की कटिंग होती है। मार्बल की कटिंग होने के बाद इस तरह से जो पहाड़ देख रहे हैं, ये मार्बल का स्लरी निकलता है बुरादा, इसके साथ मिलाकर यहाँ पर ये खाद बनाया जा रहा है। सफ़ेद खाद, पीला खाद, लाल खाद, फॉस्फेट हो, यूरिया हो या फॉस्फोरस हो या फिर काला खाद हो, हर तरह के खाद आपको इस तरह के नकली फैक्ट्री में बनते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद कृषि अधिकारियों की टीम के साथ आज तक संवाददाता नकली खाद बनाने की फैक्ट्री के भीतर पहुंचे। यहाँ पर मार्बल का बुरादा और मिट्टी मिलाकर तैयार हुई काले रंग की डीएपी खाद, सफेद रंग वाली एसएसपी खाद की बोरियां ही बोरियां नजर आती हैं। ये इस तरह से सफेद और काला जिस तरह से चाहें आप ये खाद बना सकते हैं। ये क्या है, क्या बनाया इन्होंने? ये इन्होंने इसको सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में बनाया है। कोई भी ब्रांड की कंपनी का बैग लेके उसमें पैक करके किसानों को बेच रहे हैं डीएपी के एसएसपी के नाम से। ये इसमें वो एक तो उसका बुरादा है, इसका मार्बल का, और मिट्टी है। ये क्या बनाया है इन्होंने? ये इन्होंने डीएपी बनाया है। ये डीएपी है? डीएपी बनाया है। अभी इसको डीएपी को कोई भी ब्रांड होगी जो मार्केट में चलती है, जैसे आईपीएल हुआ, और भी किसी कंपनी का डीएपी हुआ, तो उसमें पैकिंग करके ये नकली बैग बनाकर फिर किसानों को वहाँ बेचते हैं। मार्बल की धूल से बनी खाद से खेत में तैयार फसल, सब्जी खाकर सोचिए आपके पेट और किसान के पेट पर कौन करप्शन की लात मार रहा है, जो आज तक की टीम के यहाँ पहुँचने से पहले भाग गया। ये फैक्ट्री है जहां पर जिस तरह के खाद चाहें आप बना दें, और इस तरह से ये मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। पूरी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में किसानों के लिए जहर, ज़मीन के लिए जहर, और हमेशा हमेशा के लिए खेत को बर्बाद करने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। सुनकर ही सिहरन होती है। आपके खाने में एक कंकड़ आ जाए, स्वाद से लेकर मन तक खराब हो जाता है। एक बाल खाने में गिर जाए तो लोग थाली छोड़ देते हैं। और राजस्थान के किशनगढ़ में ऐसी एक नहीं, दर्जन भर से ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहां मार्बल का चूरा मिलाकर, मिट्टी मिलाकर नकली खाद तैयार करके किसानों को बेच दी जा रही है। आप सोचेंगे कि यह सब कैसे हो रहा है, क्या किसी को पता नहीं चलता? आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन पहले देखिए राजस्थान में नकली खाद की फैक्ट्री में आगे क्या मिला। राजस्थान में नकली जहरीली खाद बनाने की फैक्ट्री पर आज तक की टीम के साथ छापा मारने खुद राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं। हाथ में राजस्थान के कृषि मंत्री अब जो कुछ लेकर कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। सुनकर आपको लगेगा कि हे भगवान, अब तक आप तो समझते थे कि सब्जी में रंग मिलाया जाता है, गेहूं चावल में मिट्टी कंकड़ मिलाया जाता है, पेस्टिसाइड से खेती करने पर खतरनाक नुकसान होता है, लेकिन यहाँ तो फसल अच्छी करने वाली खाद ही नकली बेची जा रही है। फिर किसान और शहर में रहने वाली जनता दोनों का बर्बाद होना तय है। जो सामने बड़ा ढेर पड़ा हुआ है सीमेंट का, जो रॉ मटेरियल है मार्बल का, हाँ मार्बल का रॉ मटेरियल है, और बगल में दूसरा कोई बजरी भी है और दूसरी लोकल मिट्टी है। इस लोकल मिट्टी को इसमें इधर डाल के ये जो क्लिन है, ये क्लिन के हाई टेम्परेचर में इसको
ये बुरादा बना दे रहे हैं। ये नहीं, खाद ही बन गया। खाद ही बन गया। इसको ब्लैक कर दिया, ब्लैक कलर डाल दिया तो डीएपी हो गया, व्हाइट कलर कर दिया तो एसएसपी हो गया, जिनके कट्टे बोरी उधर पड़े ढेर सारे, और ब्राउन कर दिया तो पोटास जो किसान प्रेफर करता है। ये ऐसी 1 दर्जन से भी ज्यादा, बल्कि 3 दर्जन प्लांट इस एरिया में चल रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारे हैं। अकेले एक इलाके में दर्जनों नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का चलना बिना मिलीभगत संभव नहीं, जहां बड़ी बड़ी मशीनों में मार्बल की धूल, मिट्टी, बजरी को मिक्स करके उसे गर्म करके यूं दाने में बदलकर फिर रंग कर मशीन से ही खेत बर्बादी की खाद तैयार कर दी जा रही है। कैसे होता है, 4 तस्वीरों से आपको समझाते हैं। यहाँ ये सफेद रंग का संगमरमर का चूरा है। इसे इस पीले रंग की मिट्टी के साथ पहले मिलाया जाता है, फिर से मशीन में गर्म करके दाना बनाया जाता है, और फिर ये काले रंग की डाई इसमें डालकर काला कर दिया तो डीएपी खाद नकली तैयार हो जाती है। ये काले रंग का सिंथेटिक कलर मिलाया जाता है ताकि इसको डीएपी खाद बताया जा सके। तो ये देखिए, ये कार्बन है, इसे कलर बनाते हैं। ये जो काला कलर का डीएपी खाद बताइए कि इसी से बनाते हैं, और ये सिंथेटिक कलर है जो जमीन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अब तक आपने सुना होगा कि रंग मिलाकर कपड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन रंग की बोरियों को देखिए। राजस्थान में नकली खाद की फैक्ट्री में रंग की बोरियां पटी पड़ी हैं, जिससे हर तरह की अलग अलग फर्टिलाइजर को तैयार कर दिया जा रहा है। किस तरह से संगमरमर के चूरे और मिट्टी को मिलाकर जब गर्म करके उसको छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं, तो उसको रंग में कैसे तब्दील किया जाता है। अलग अलग कलर के जो खाद बनाए जाते हैं, ये देखिए किस तरह का ये कलर है, और ये कैसे सिंदूरिया और कथई कलर है। ये कलर मिलाकर इस तरह से अलग अलग रंगों के खाद बनाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र है सर। देवेंद्र जी, ये क्या बन रहा है? ये सर खाद बना रहे हैं, और किसानों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हाँ। और ये एमओपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास। हाँ। जो ये सिंदूरी कलर और ये कथई कलर को मिला के ये खाद तैयार किया जाता है, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में। तो ये यहाँ खाद बना रहे हैं, ये यहाँ पे नकली खाद बना रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट मार्केट में एक 1400 रुपए के आसपास पड़ती है पर बैग, 1000 से 1400 रुपए के बीच में। लेकिन ये नकली मिट्टी से बना के इसको जिस मार्केट में जिस क्वालिटी, जिस कंपनी की डिमांड होती है, उस कंपनी का लोगो लगाकर ये उसको नकली डीएपी यूरिया को बेच देते हैं। सवाल उठता है, क्या पुलिस और कृषि अधिकारी किसी को खबर नहीं होती कि यहाँ नकली खाद बन रही है? इसके अलावा आपके मन में जितने सवाल हैं, उन सब का जवाब मिलेगा ये शख्स देगा जो आज तक की खबरदार करती रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान आया और हाथ जोड़ने लगा, कृषि मंत्री के पैर पकड़ने लगा। ये आदमी आगे बहुत कुछ बताने वाला है। आज तक के कैमरे पर यह खुलासा भी हुआ है कि जैविक खाद तक नकली बनाकर राजस्थान से देश के कई हिस्सों में भेजी जा रही है। जैविक खाद के नाम पर भी वही मार्बल का चूरा मिलाकर बेचा जा रहा है। जो नकली खाद बर्बाद हो जाते हैं, केमिकल, उन्हें इस तरह से खुले में डाल दिया जाता है और फिर इस तरह से जैविक खाद की पैकिंग करते हैं। ये एसएसपी या प्रोम बनाते हैं, यानी कि जैविक खाद की भी नकली फैक्ट्री है। ये दरअसल कहीं से कोई जैविक खाद नहीं है, यही जो नकली खाद बना रहे थे उसी को ये फेंक देते हैं, और जब इस तरह से काला पड़ जाता है तो फिर इसको कहते हैं कि ये प्रोम हो गया, ये जैविक खाद हो गया। यानी जैविक खाद के नाम पर, जैविक खेती के नाम पर भी धोखा किया जा रहा है। और हम आपको यह भी बता दें कि यह मामला केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, यहां तक कि उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। और चिंता की बात यह है कि यह सब देश के उस अजमेर में हो रहा है जहां से खुद कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सांसद हैं। कुछ ही देर में राजस्थान के अजमेर के तहत आने वाली किशनगढ़ की इस फैक्ट्री में दावा है वो मालिक पहुंचता है जो कृषि मंत्री, कृषि विभाग की टीम और आज तक के कैमरे के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देता है। पहले तो ये इनकार करता है कि ये कुछ गलत कर रहा है, लेकिन संवाददाता शरद कुमार के सवालों के आगे सच उगलने लगता है।
मार्बल पाउडर से खाद बनता है, खेत में मार्बल पाउडर बनता है। इसमें जिप्सम की कैल्शियम की मात्रा होती है 70-50। मार्बल में नहीं, इसमें पाउडर में। तो ये क्या है, तू बता, ये मार्बल पाउडर है क्या है? बोल सही, क्या है? बोल रहे हैं ना, क्या है? मार्बल पाउडर है। ये मार्बल के बुरादे से खेत को कितना नुकसान पहुंचेगा, अफसोस है तुम्हें इस बात का? और जी मतलब रूम मीटर बना ही देते हम तो प्लेन। किसको देता है तू? जो फैक्ट्री देती है। किसको? ट्रेडर को देते हैं हम तो। क्या करता है ट्रेडर? पता नहीं, वो जो तुझे पता ही नहीं ट्रेडर क्या करता है? नहीं, सब तो सप्लाई देता है बस। अरे तो किसके लिए सप्लाई देता है ये तो पता होगा ना। तुम्हें इस बात पर शर्म आ रही है? काका ट्रेडर ले रहा है, कौन दे रहा है? आज के बाद ये करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब ये खुद को बचाने के लिए कृषि मंत्री के पैर पकड़ना शुरू कर देता है और फिर इससे सवाल होता है कि आखिर नकली खाद बनाकर कहां तक बेची जाती है और ये क्यों बेचता है। स्पष्ट बात बता दूं आपको मैं, जो भी लोग है ना, किसान हो जाए कुछ भी हो, सबको सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए, सस्ता चाहिए। अब सस्ते के अंदर इसके अंदर हम 100 रुपये लगभग 1500 से 2000 टन में दे देते हैं। हमारे 200-300 रुपये टन के हमारे बचते हैं और हम उसमें कोई हम कुछ भी आपके बहुत कम बचता है। हम तो 100-200 रुपये टन जाता कहाँ माल? वो जी ये सब्जी के जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा बताया ना आपको, बिहार भी, बिहार प्रदेश में इधर जाता है, हरियाणा पंजाब ये जाता है। बताओ। और ऐसा सिर्फ किशनगढ़ में ही नहीं, अजमेर के दूसरे हिस्से में तिलोनिया की फैक्ट्री में दिखता है, जहां इफ्को यानी सरकारी सहकारी संस्था की बोरी में नकली खाद भरी जाती दिखी। हजारों टन पत्थर का पाउडर, मिट्टी, रेत, रंग मिलाकर इफ्को की यहां नकली खाद बनाई जा रही थी। अजमेर के पास तिलोनिया में नकली खाद बनाने की एक फैक्ट्री है जो इफ्को का खाद बनाता है, वो भी सागरिका जैसा ब्रांड। ये देखिए रॉ मटेरियल है जो धूल, मिट्टी, कंकर, बजरी, रेत और मार्बल की जो स्लेरी है जो कटिंग के बाद बर्बाद हो जाती है, उसके पहाड़ से इस तरह से तैयार करके, और ये मशीनें हैं जहां पर गर्म करके दाने बनाए जाते हैं। अब यहाँ लगी बोरियों का अंबार देखकर सोचिए नकली खाद का कितना बड़ा खिलवाड़ देश में धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर किसी की निगाह राजस्थान में अब तक नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी का सवाल अब आज तक ने करना शुरू किया। 12-13 फैक्ट्रियां यहाँ तो। हाँ तो बिल्कुल सर कर रहे हैं ना। 6 महीने पता नहीं चला आपको? नहीं सर, मार्च तक हमारा वैसे ही काम ज्वाइन करने के बाद संभाला। उसके बाद से 4 फैक्ट्रियों के, इधर अपने टिकावड़ा है, इधर बांदर सिंदरी है। नहीं सर, उसमें फर्जी नहीं था। वहाँ में गया, वहाँ पे केवल प्रॉम था जिसका लाइसेंस पीसी सारी ऐड थी। जहाँ आप गए वहाँ सही था, फर्जी वाले आप नहीं पहुँच पाए? नहीं, यहाँ सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। जी सर, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। मैन्युफैक्चरिंग गलत हो रहा है तो कौन देखेगा? बाकी हम ही देखेंगे, और जो अभी सर के निर्देश है उनके अनुसार हम अभी कार्रवाई। ठीक है, अब करेंगे। आज तक क्यों नहीं हो रहा था ये? अभी दिखवा लेते हैं सर हमें। प्रशासन की टीम यहाँ पर चुप्पी साध गई, अधिकारी बहाने बनाने लगे, क्योंकि ये संभव है कि ये सब उसी रैकेट का हिस्सा हो जिसके दम पर नकली खाद से पूरे देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर एक और बता दें आपको, पाकिस्तान की तरफ से सिंधु जल समझौते को लेकर ताजा धमकी दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी कीमत पर भारत के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। समय समय पर इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। अब वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंसूबे भारत के पूरे नहीं होने देंगे सिंधु जल समझौते को लेकर। आज तक खबरदार करता है तो सरकार सुनती है। जल जीवन मिशन पर आज तक की छेड़ी गई मुहिम का असर दिखने लगा है। आज तक ने दिखाया था कि कैसे बाड़मेर, जैसलमेर में जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नल तो लगा लेकिन पानी पहुंचा ही नहीं। आज तक की रिपोर्ट का यह असर हुआ है कि केंद्र की तरफ से राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। अब आज की एक चर्चित खबर जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से तैयार वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं। खबर बिहार के मोतिहारी की है, जहां एक शादी हुई, दूल्हा दुल्हन वरमाला भी डाल देते हैं और फिर जब दूल्हे को वहीं पर कुछ रुपए दिए जाते हैं तो दुल्हन देखती है कि दूल्हा पैसा तक नहीं गिन पा रहा। तब दावा है कि पता चलता है कि दूल्हा पढ़ा लिखा नहीं। दुल्हन ने ये पता चलते ही शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दूल्हा शादी में मिला पैसा पढ़ा लिखा न होने की वजह से गिन नहीं पा रहा था कि कितने पैसे मिले।
और अब आज की वो 3 तस्वीरें जिन्हें देखकर देश की हर बेटी कहती है, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है। आज एनडीए की परेड में दिखी नारी शक्ति, जहां पहली बार पास हुई 17 महिला कैडेट्स ने इतिहास रचा। वहीं इतिहास बीएसएफ की 7 महिला जवानों ने भी रचा, जिनकी बहादुरी की चर्चा खूब हो रही है। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी के नेतृत्व में 6 महिला बीएसएफ सैनिकों ने अखनूर में 2 फॉरवर्ड पोस्ट्स की रक्षा की। उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों पर भारी गोलीबारी की और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। इतिहास और भी रचा गया। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत की राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना की किसी महिला अधिकारी को सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के एडीसी के रूप में तैनात किया गया है। ये 3 तस्वीरें देश के लिए गर्व की तस्वीरें हैं। यानी कि शुरुआत में जब महिलाओं को जगह दी जा रही थी सशस्त्र बलों में, उस समय यह कहा गया कि सांकेतिक कदमों से क्या होगा, लेकिन आज देखिए शुरुआत जैसे भी हुई, आज ये एक पूर्ण रूप लेता हुआ नजर आ रहा है।